नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे रोजगार पर सवाल, बेरोजगारी पर बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में बेरोजगारी पर मचे हंगामे के बीच धामी सरकार को राहत देने वाली रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में एक साल के दौरान युवा बेरोजगारी में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। ये खुलासा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक धामी सरकार का सरकारी और गैर सरकारी में युवाओं को रोजगार देने पर फोकस है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। अब तक सरकार ने ऐतिहासिक 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां भी प्रदान की है। वहीं इस रिपोर्ट के आंकड़ों को विपक्ष और बेरोजगार युवाओं ने हवाई बताया है और इस रिपोर्ट के बीच बेरोजगार युवा अपनी विभिन्न मांगों को मनाने के लिए टंकी पर चढ़ गए। बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े बेरोजगार युवा पिछले लंबे समय से सरकारी विभागों में भर्ती खोलने के लिए साथ ही साथ अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि जिससे युवाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। इसके बाद भी सरकार की ओर से बेरोजगारों की सुध नहीं ली जा रही है, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी है। वहीं बेरोजगारों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि एक ओर तो बेरोजगारी घटने का दावा है, दूसरी ओर बेरोजगार युवा नौकरी के लिए आंदोलन की राह पर हैं और ऐसे में इस रिपोर्ट के दावों में कितना दम है, आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा और उसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के इस खास रिपोर्ट पर। धामी सरकार के राज में उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। हाल ही में आई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रमिक जनसंख्या औसत में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी में 4.4% की कमी आई है और इसके साथ ही रोजगार देने में उत्तराखंड अव्वल है, इसके भी दावे किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। अब तक सरकार ने ऐतिहासिक 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रदान की हैं। वहीं इस रिपोर्ट के आंकड़ों को विपक्ष ने हवाई बताया है। विशेषकर इन दिनों बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य उत्तराखंड अनेक मैं कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कल ही जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, सरकारी रिपोर्टिंग कह रही हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है और दूसरी ओर बेरोजगार धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे बेरोजगार जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और बेरोजगारों की मांगे कोई इतनी भारी भरकम नहीं है कि उनको पूरा नहीं किया जा सकता। जो रोजगार 7 साल पहले हमारे बेरोजगारों को मिल जाना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला और इस अवधि में जो बेरोजगार ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में सरकार कोई भी जो है नीति नहीं लेकर के आ रही है और इसीलिए बेरोजगारों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में हमने रोजगार की गंगा बहा दी, लेकिन वो गंगा कहाँ बहाई गई है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है। घर घर में बेरोजगारों की फौज है और बेरोजगार इस तरीके से आंदोलन के लिए मजबूर हैं। तो सरकार की जो रिपोर्टें हैं,
सरकार के जो आंकड़े हैं बेरोजगार उससे सहमत नहीं है और मुझे लगता है सरकार को वास्तविकता में रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी, सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं एक ओर जहां उत्तराखंड में बेरोजगारी घटने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के बेरोजगार युवा आंदोलन को मजबूर हैं। बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आवास कूच के साथ ही तमाम तरह के धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन को मजबूर है। सरकार तक अपनी मांगे मनवाने के लिए बेरोजगार युवा टंकी पर चढ़ गया। वहीं पिछले 13 दिनों से बैठे बेरोजगार युवाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है, लेकिन अब तक सरकार ने इन युवाओं की सुध तक नहीं ली है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। समिट का आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे उस समय के बयान देखिए, मैंने कहा था त्रिवेंद्र रावत जी ने जो अपने इन्वेस्टर समिट में कहा था और राजनाथ सिंह ने जो उस समय बयान दिए थे, उसका रेप्लिका है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट आई? आपकी जो इंडस्ट्री पंडित नरेंद्र तिवारी जी स्टैब्लिश करके गए थे, उसमें से भी आधे से ज्यादा आपके दुर्व्यवहार कहूंगा या मिसमैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड छोड़ के फैक्ट्री चल गई हैं। तो रोजगार खत्म हुआ है, जुड़ा नहीं है। नए रोजगार का अवसर का है। यहाँ तो आप हमारी ओएनजीसी को रोज कमजोर कर रहे हैं। ऋषिकेश की दवा फैक्ट्री इतनी बड़ी जो नेहरू जी की देन थी, उसको आपने खुर्दपुर कर दिया है। आप यहाँ लाइव ही जो पुराने इंस्टीट्यूट से उनको खत्म कर रहे हैं। रोजगार कहाँ देंगे आप? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से युवाओं के साथ में जो वायदा किया था, उसको हम लगातार निभाने में सफल हुए हैं। और आपने देखा कि 17,000 से ज़्यादा हमने जो हैं वो विज्ञप्तियां, नौकरियां निकाली हैं और नौकरियां दी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और प्रत्येक विभाग में जहाँ पे भी फोर्स की कमी है या HR चाहिए, वहाँ पे लगातार हमारी विज्ञप्तियां निकल रही हैं और हम लोग नौकरियां दे रहे हैं। और अभी जैसे फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट है, उसमें भी हमारी जो बेरोजगारी दर है वो 4.4 की दर से जो है हमने उसमें कमी की है, क्योंकि जिस प्रकार से सभी भारत में पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा जो नौकरियां देने का जो रिकॉर्ड है वो उत्तराखंड ने बनाया है। देखिए, आज अनशन का 13वां दिन है। हॉस्पिटल में मुझे एडमिट हुए आज 3रा दिन है और हॉस्पिटल में भी मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। और राज्य में जो रिपोर्ट भी आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है। उसमें कुछ और दिखाया जा रहा है और असल जो आंकड़े हैं धरातल में वो कुछ और हैं। अगर इतना ही है तो हम चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार तत्काल जो है श्वेत पत्र जारी करे और उस श्वेत पत्र में सच्चाई पता चल जाएगी कि असल में जो रोजगार है वो क्या है और असल में जो धरातल में चीज़ें वो क्या है। और मुख्यतः आज 13वां दिन है हमारे अनशन का और हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो हमारी मुख्य 3 मांगे हैं, जिसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें उम्र सीमा बढ़ाना है, ऊर्जा विभाग में TG2 और JE के जो पद हैं उनकी विज्ञप्ति लानी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो API है उसको रद्द करने को लेकर हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार को पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट ने तो राहत दी है, लेकिन बेरोजगारी के लिए मुद्दे पर देखा जाए तो अभी भी सरकार के सामने कई तरह की चुनौती खड़ी है। इस बीच बेरोजगार युवाओं के आंदोलन ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और हालांकि अब तक सरकार की ओर से युवाओं की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से बेरोजगारों में खासी नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन युवाओं की मांगों को पूरी कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सुरेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। रतन मणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत आज हम कमलेश रमन जी के साथ में करना चाहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता
करते हैं। बहुत स्वागत कमलेश जी आपका। सरकार नौकरी दे रही है तो फिर ये रार क्यों और युवाओं में ये गुस्सा क्यों, पलायन जैसी समस्याएं क्यों, अभी भी बेरोजगारी पर धरने और युवा सड़क पर क्यों? अनम्यूट कीजिए कमलेश जी, अनम्यूट कीजिए। शायद कमलेश जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। कमलेश जी की आवाज नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी के अन्य मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं। शीशपाल जी, ये क्या चल रहा है? सरकार तो दावे कर रही है कि हमारी ओर से लगातार रोजगार दिया जा रहा है, तो फिर आखिर ये रार क्यों छिड़ी हुई है? देखिए गरिमा जी, सरकार जो दावे कर रही है कि हमने रोजगार की गंगा बहा दी और अब प्रदेश में बेरोजगारी दर घट गई है। आप बेरोजगारों से पूछिए ना कि सरकार के आंकड़े कितने सही हैं। हमारे बेरोजगार फिर से आंदोलन के लिए मजबूर हैं। और आप देख लीजिए, मैं बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष को हॉस्पिटल में लेटा हुआ देख रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, और वो वहीं से कह रहे हैं कि सरकार के जो आंकड़े हैं ये बाजीगरी वाले और झूठे हैं और हकीकत कुछ हो रही है। जी मैं आपके पास लौटूंगी, अब सुन लेते हैं शीशपाल जी को। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शीशपाल जी को पूरा सुनते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास में। बोलिए शीशपाल जी। देखिए गरिमा जी, अगर बेरोजगार ही सरकार के आंकड़ों से सहमत नहीं है तो आंकड़े कितने सही है ये अपने आप तस्वीर साफ हो जा रही है। और हकीकत ये है कि तमाम सरकारी विभागों में 1 लाख के लगभग जो है पद खाली हैं और सरकार उनको भरने की जहमत नहीं उठा रही है। बेरोजगारों की सबसे बड़ी मांग है कि जो भर्तियां 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी वो लगातार जो है विलंब होती रही पेपर लीक के कारण। अब जो लोग ओवर एज हो गए हैं तो उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, उनको कैसे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसीलिए वो भर्तियों में उम्र सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। और ये बिल्कुल है, इस मांग में ऐसा कुछ नहीं कि सरकार इतना विलंब लगाई इसमें फैसला लेने के लिए। और तमाम जो उनकी मांगे आप देख लीजिए, बिल्कुल सरकार से उनकी कई बार की बातचीत हुई और उसके बाद भी अगर समाधान नहीं निकलेगा तो क्या करेगा बेरोजगार? धरना प्रदर्शन करेगा, लोकतंत्र में आमरण अनशन पर बैठेगा। और आमरण अनशन में बैठे हुए नेताओं के साथ सरकार बात ही नहीं कर रही है। सरकार आखिर क्या चाह रही है? किसी दुर्घटना का इंतजार कर रही है? आखिर जो है आपको तत्काल इस पर तत्परता दिखानी चाहिए थी और बेरोजगारों के साथ आप संवाद स्थापित करते और जो उनकी मांगे उस पर रास्ता निकालने का प्रयास करते। लेकिन सरकार पे, जैसे मैं पहले से ही गरिमा जी हमेशा बोलता हूं कि इस सरकार के सिर पे प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है। सत्ता के अहंकार में ये सोच रहे हैं कि हम जो करेंगे वही बिल्कुल सही है। बेरोजगार आंदोलन करते रहे, अगर वो सड़कों पे उतरेंगे तो हम उनको लाठी डंडों से कूटेंगे, गंभीर धाराओं पे मुकदमे दर्ज करेंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिर इसका खामियाजा आपको देर से देर भुगतना पड़ेगा। और बेरोजगार कार्यालय के जो आंकड़े पहले जारी होते थे अब वो जारी होने क्यों बंद हो गए हैं? लगभग 7 लाख जो है बेरोजगारों के पंजीकरण है जो लाइन में खड़े हैं कि कब भर्तियां निकले और जो है उनका भविष्य संवरे। लेकिन आप लगातार दावे तो कर रहे हैं कि हमने जो है राज्य में बिल्कुल जो है गंगा बहा दी है कारोबार की, रोजगार की, लेकिन वो धरातल पे नजर क्यों नहीं आता है? जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, इन्वेस्टर मीट को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए थे और इसलिए हम लोग उत्साहित थे कि सरकार कह रही है 3.5 लाख करोड़ के जो है MOU होंगे, वो धरातल पे उतरेंगे तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और पलायन की जो है नौबत नहीं आएगी। 2018 के इन्वेस्टर मीट में भी हमें यही सब जवाब दिखाए गए थे जो लगे थे। यानी आपका कहना है कि सपने बहुत से दिखाए गए, उम्मीदें बहुत सी बांधी गई, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, जो अब तक यही वजह है कि लगातार देखिए युवा भी संतुष्ट नहीं है और सच भी कुछ और है। जो सत्ता कह रही है वो सच नहीं है। चलिए ठीक है, अब आपके पास वापस लौटेंगे शीशपाल जी। कमलेश जी को सुन लेते हैं। कमलेश जी की आवाज नहीं आ रही थी, उन्हें बीच में रुकना पड़ा था। कमलेश जी अपनी बात को शुरू कीजिए। और देखिए बड़ी बातें हैं, अभी शिशपाल जी को आपने सुना भी होगा, इनकी ओर से कहा गया कि एक तरफ इन्वेस्टर्स समिट हुए, इसी बिना पर हुए, यही हवाला देकर कराए गए कि बहुत सारा रोजगार आएगा, बहुत सारा व्यापार आएगा, स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर क्यों नहीं आया? युवा अभी भी सड़कों पर क्यों है? ये तो राजनीतिक दलों से नहीं है ना, ये तो युवा है। क्यों सड़कों पर ये घूम रहा है? क्यों ये सरकार से सवाल पूछ रहा है और क्यों ये मांग कर रहा है कि भर्तियां निकालिए? अगर आपने पूरा कार्य किया होता तो आज ये स्थिति होती क्या?
देखिए गरिमा जी, बिल्कुल गंभीर और चिंता का विषय है ये हमारा, कि हमारे छात्र धरना प्रदर्शन पे जब बैठते हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारा भविष्य है, उत्तराखंड का जो भविष्य है, वो कहीं ना कहीं एक लंबी कतार में आकर के खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को जो है बहुत जल्दी, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी अलग अलग तरीके से युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, तमाम सारी भर्तियों को करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे युवा है, जो इस समय जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं और जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे इन युवाओं को भी आगे आकर के बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अपने प्रदर्शन की बजाय उन जो है शिक्षाओं की तैयारियां करनी चाहिए जिनकी उम्र निकल चुकी है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि जो बच्चे हमारे युवा हैं, जिनकी उम्र निकल गई है, जो उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे, उनके लिए भी सोचा जा रहा है, उनके भविष्य को भी काफी हम लोग जो है हित का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है, हमारे उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। इसमें हमारे सब युवाओं को बहुत ही समन्वय बना करके, बहुत ही, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा है, वो बहुत समझदार है, वो अच्छी तरह जानता है कि क्या चीज हमारे हित में है। क्योंकि केवल राजनीति करना, केवल चंद लोगों की वजह से कि उनकी राजनीति चमक जाए, उनकी नेतागिरी चमक जाए, उसमें राजनीतिक दलों को भी फायदा, उसमें जो नेतागिरी कर रहे हैं जिनको आप नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है और वो प्रदर्शन करवा करके, धरना प्रदर्शन करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मैम, ये रोजगार मांगने वाले बच्चे कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं जो राजनीतिक दल इनका इस्तेमाल कर लें, इनकी और इनकी भी कुछ राय होती है। आज अगर देखिए, आज अगर जो नौबत हमारे बच्चों की है, जो हमारे बच्चे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, देखिए हमेशा वैकेंसियां निकलती है, सब चीज की वैकेंसी निकलती है, पीसीएस की, यूकेएसएससी की, कनक की, बाबू की, चपरासी की, हर तरह की वैकेंसियां निकलती है। तो हमारे बच्चों को उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज जो पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश का जो युवा है, इसके पलायन को रोकने के लिए भी जो काम कर रही है सरकार, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा यही युवा जो आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, यही पुष्कर सिंह धामी जी को सराहने का काम करेगा। और इन युवाओं के भविष्य का ख्याल रखते हुए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो काम करे, 18,000 जो नौकरियां लगी वो बाहर वालों को तो नहीं लगी ना गरिमा जी, उत्तराखंड के उन युवा और हमारी युवतियों को ही तो मिली है, बाहर वाले लोगों को थोड़ा ही मिली है। और जो अब 44 जो भर्तियां आप निकल के अलग अलग विभागों में समय के अनुसार जिस विभाग में जो जो वैकेंसियां निकलने का काम हो रहा है, वो हमारे युवाओं को ही मिलेगी, वो बाहर वालों को नहीं मिलेगी। रही बात इनकी जो हमारी उम्र में जो बात आ रही है कि हमारी जो युवाओं की जो मांग है, उसको गंभीरता के साथ में सरकार ले रही है और बहुत जल्दी हमारे युवाओं का भला भी होगा जिनकी उम्र निकल चुकी है, जो इस समय फॉर्म भरने में जो है रह जाते हैं। मुझे लगता है कि उनके भविष्य का ख्याल भी सरकार रखेगी। और वाकई क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी सबके, हर वर्ग को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, उसमें बुजुर्ग हो, उसमें किसान हो, उसमें महिलाएं हो, उसमें युवा हो, उसमें तमाम जो वर्ग है वो समाहित है और सबके विकास के काम के लिए संकल्पबद्ध है भाजपा सरकार। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा युवा आज विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहा है, वो जाकर के वाकई इनकी जो सलाह है, इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी से जो मांग करी है, इस पर मंथन होकर के जो लोग बैठे हैं, जो चिंतन और मंथन कर रहे हैं, वो युवाओं के भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये मैं आपको यहाँ से भरोसा दिलाना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने भरोसा दिलाया है। लेकिन बड़ी बात ये कि आप कह रही हैं कि इन बच्चों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैम ये बच्चे इसीलिए लड़ रहे हैं, ये बच्चे इसी वजह से सड़क पर है। बड़ी बातें हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को ये कहना कि राजनीतिक दलों ने कोई प्रलोभन दे दिया, अपने वश में करके इस तरीके के काम करा रही है, ये सब बहुत अलग बातें होगी मैडम। ये छोटे बच्चे नहीं है, नन्हे मुन्ने, जिनको कोई दल अपनी ओर कर लेता है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, क्या चल रहा है? बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे जुड़ी ही एक और समस्या उत्तराखंड के ऊपर एक दाग धब्बे की तरह है, जिसमें से पलायन बहुत बड़ी बात कही जाती है। ये बेरोजगारी का ही एक अगला स्टेप है, हम कह सकते हैं। यही वजह है कि पलायन बढ़ता है, लेकिन ना तो बेरोजगारी कम हो रही है, ना पलायन कम हो रहा है। सरकार दावे आखिर कैसे ठोक रही है? देखिए गरिमा जी, ये आंकड़े कहां से आ जाते हैं? इस राज्य का निर्माण ही 27% क्षैतिज आरक्षण जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार ने देने की बात कही थी, उसके खिलाफ इस राज्य में आंदोलन और इस निर्माण ही इसलिए हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा था, जिस कारण पहाड़ में आदमी बेरोजगारी के कारण भाग रहा था, उसे रोकने की जरूरत, इसलिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य बना। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? ये तो लफ्फेबाज पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। अब आप बताइए
भाजपा का ही रिकॉर्ड बता रहा है कि 65,000 कर्मचारियों की कमी है, और भाजपा की ही एक फर्जी जो है पैरोडिक लेबर फोर्स की सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि देश में 4.5% कम बेरोजगारी में कमी आई है। और अगर कमी आई है तो फिर ये बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी ये अपनी जान को जोखिम में डालकर आमरण अनशन क्यों कर रहे? और वाकई अगर उत्तराखंड में रोजगार है तो फिर रोजगार के लिए नौजवान बच्चे आंदोलन क्यों कर रहे हैं एकता विहार में? भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मगर जुमले फेंकने में नंबर 1 पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्वेस्टर सीमेंट की आड़ में पूरा जमीनें बेच खाई इन्होंने, भू कानून खत्म किया। आज जनता सड़कों पे उतर आई तो धामी जी लगे जुमले फेंकने के भू कानून लगाएंगे अगले साल। अरे भाई तुरंत लागू क्यों नहीं किया? और अगर बेरोजगार संघ धरना दे रहा है तो धामी जी जाके बैठो और पूछो कि तुम्हें कौन सा रोजगार चाहिए। ये तो बेचारे उम्र से ज्यादा हो गए। अगर ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में भर्ती करो, उम्र में छूट दो, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो धामी जी आपके पास तो असीम शक्तियां हैं, कर दो ना 2 साल की छूट इनके, मांगो इनके बच्चों को ये आंदोलन छोड़ दे। मगर आप चपड़ासी के फोटो लगा करके मैंने नौकरी दी, मैंने क्लर्क की नौकरी दी। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस हद तक नीचे गिर जाए कि नियुक्ति पत्र भी दिखा दिखा कर अपनी सरकार बचाने का प्रयास करे, तो उस राज्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस उत्तराखंड का उदाहरण आपको बताने के लिए काफी है। हमारा यह कहना है कि जब विभाग खाली हैं, पूरा राज्य ठेका प्रथा में आपने झोंक दिया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पहाड़ में परिवार में 5 आदमी हैं, 5 के 5 बेरोजगार हैं। किसान को खेती जंगली जानवर करने नहीं दे रहे, सरकार नौकरियां बेच रही है, नौकरियां लग नहीं रही हैं। अग्निवीर के कारण सेना से अब हमारा मोह भंग हो गया। तो बताइए, पहाड़ का तो आजीविका ही नौकरी थी और नौकरी नहीं खत्म कर दी, अब हम जाएं कहां? और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस राज्य में नौजवान बेरोजगार संघ बनाकर सरकार से आंख मिला के बात कर रहे हैं, कोई टंकी पे चढ़ा है, किसी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हॉस्पिटल में पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा झूठ बोलती है तो हमें लगता है इससे बड़ा लोकतंत्र में कलंकित दिन कोई नहीं हो सकता कि सरकार बचाने के लिए ये पैरोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट फर्जी दिखाई जा रही है कि हम देश में थोड़ा सुधर गए स्थिति में। अरे भाई कौन सा रिकॉर्ड है भैया? तुम्हारी सरकार, तुम्हारे आंकड़े, तुम्हारे ही मुंह पे जो है तमाचा मार रहे हैं, ये कहकर कि 65,000 रिक्त पद हैं यहाँ पर। पुलिस के पास सिपाही भर्ती करने के लिए नहीं है, रोज डकैतियां पड़ रही है। एक सिपाही रात में चौकीदारी भी कर रहा, वो एक गनर बन के नेता की चौकीदारी भी कर रहा, और जब दिन में लूट मच रही है तो बेचारा बदमाश भी पकड़ के लेकर आ रहा। पुलिस की दुर्गति उत्तराखंड के अंदर हो गई। तो ये कहने का मतलब है, ये झूठ और जुमले गरिमा जी बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलते। और भाजपा ने मान लिया है कि चुनाव जीतने का एक हिंदू मुस्लिम, बाकी जनता के संसाधनों को बेच के अपना घर भरो, चाहे गणेश जोशी बनो, चाहे धन सिंह बनो, चाहे सुबोध उनियाल बनो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल बनो। ठीक है, अभी कमलेश जी से जवाब लेते हैं। कमलेश जी के अपने आंकड़े होते हैं, ठीक है, सरकार की ओर से एक बार भर्ती निकाली जाती है, लेकिन उन भर्ती में कितनी भर्तियां होती हैं ये बड़ी बात होती है, क्योंकि कागजी आंकड़े अलग होते हैं और असल में सच्चाई कुछ और नजर आती है। मैडम चलिए ठीक है, इस पर चर्चा हम अपनी आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर देवभूमि में बेरोजगारी पर एक बार फिर से रार क्यों छिड़ गई है। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मिल जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं रोजगार को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। इनके साथ में आप चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुरेश जी, आपने सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सुन लिया है, सबकी अपनी राय है, लेकिन असल में सच्चाई क्या है? युवा किसकी बात से सहमत नजर आता है? युवा को क्या चाहिए? क्योंकि आंकड़ों में तो बहुत सारे रोजगार दिखाई दे रहे हैं सर, लेकिन असल में अगर ये आंकड़े सच होते तो सड़कों पर आपके युवा नहीं होते। जी बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, जोड़ने के लिए। आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। देखिए, ये
जुमलेबाजी की सरकार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, जो अपने आप को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन युवाओं के प्रति इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में हमने तो नहीं देखे। और जहां तक ये सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है अर्जुन सिंह चांद साहब ने कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये तो कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर इनको 17,000 पद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगता है कि हमने भरे हैं, तो वो 64-65 हजार पद कहाँ हैं जो अभी तक रिक्त पड़े हैं? बैकलॉग के हजारों पद जो हैं हमारे SC ST OBC के रिक्त पड़े हैं, वो कहाँ हैं? अगर इतने पद रिक्त होने के बावजूद भी अगर आपके सरकार आप अगर ये ढिंढोरा पीटे प्रदेश में कि हमने 17,000 नियुक्तियां दी हैं और खुद डाकिए बनकर आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं को गुमराह करने का अगर कोशिश करें, तो ये प्रदेश का युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, जागरूक युवा है। ये युवा आपकी जुमलेबाजी से पूरी तरह परिचित है। आप क्या कहते हैं, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। पिछले लंबे समय से हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, टैंकी पर चल रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने व्यस्त हो गए चुनाव में, हरियाणा और कभी हरियाणा में सभाएं कर रहे हैं, कभी कश्मीर में सभाएं कर रहे हैं, और उनके प्रदेश का युवा, उनका प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा धरना स्थले गंदे नाले के किनारे धरना भूख हड़ताल पर बैठने का मजबूर हुआ, अन्न जल त्याग कर बैठा हुआ है, युवा टैंकी पर चल रहे हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नाकामी है कि उनके प्रदेश में कुछ भी अच्छा नहीं होने के बावजूद भी वो कभी आंकड़े प्रस्तुत करा देते हैं, झूठे आंकड़े, कभी डाकिए बनकर नियुक्तियां पत्र बांध देते हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को इस समय मिले कि हम युवा खुद परेशान हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे कई बार, हमारे साथी और हम लोग उनसे मिलने का समय ले रहे हैं कि आइए मिलकर बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, युवाओं की समस्याओं को लेकर चर्चा परिचर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने व्यस्त हो गए और उन्होंने इस तरीके से प्रदेश के युवाओं से खार खाए बैठे हैं कि वो युवाओं को समय नहीं देना चाहते। पिछले कई रैलियां हम लोगों ने निकाल दी, अनशन पर बैठ गए, टंकी पर चढ़ गए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने ढीठ हो गए कि उनको अभी भी प्रदेश के युवाओं की समस्याएं नजर नहीं आती। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप ढीठ हैं तो प्रदेश का बेरोजगार युवा महाढीठ है। वो कुछ भी करेगा अपनी मांगों मनवाने के लिए। अगर आपको गंदे नाले पर बैठने से युवाओं की समस्याएं नहीं सुनी जा रही, टैंकी पर चढ़ने से आपको युवाओं की समस्याएं सुनी जा रही, भूख हड़ताल पर बैठने पर भी आपको युवाओं की समस्याएं नहीं सुनाई दे रही, तो और कुछ बड़ा करेंगे जिससे आपके कानों तक युवाओं की आवाज पहुंचे। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रदेश में लंबे समय से मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को मान चुके हैं कि प्रदेश में पुलिस में आयु सीमा में बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ पा रही है। मुख्यमंत्री कई मंचों पर कह चुके हैं कि हम आयु सीमा बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ा रहे। हमारी मांग है कि उसको तत्काल बढ़ाएं, फॉरेस्ट गार्ड में उम्र सीमा बढ़ाएं, उसमें जो वेटिंग लिस्ट आपने जारी की अभी तक उनको नियुक्तियां नहीं दी, आपने कृषि विभाग और उद्यान विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्तियां नहीं दी। बिल्कुल ठीक है सुरेश जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास में वापस लौटेंगे, आपकी बात को हम पूरा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सीधा पंचकुला लेकर चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भरोसा दिल से भाजपा, भरोसा दिल से भाजपा। मंच पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कालका विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री दीपक शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बंतो कटारिया जी, मेयर पंचकुला श्री कुलभूषण गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री योगेंद्र शर्मा जी,
सहोदर पंचकुला विधानसभा से हरेंद्र मलिक जी और जिनकी आवाज ने पूरे देश और सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट किया, जो राम को लाए हैं, इस भजन को लोकप्रिय बना करके आम जन तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, पंचकुला और कालका से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की तीसरी तिथि हरियाणा के भाग्य को बनाने वाली तिथि साबित होनी चाहिए। और याद रखना, जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी वहां कमल के फूल पर ही विराजमान होकर के सुख और समृद्धि की अपना अनुकंपा बरसाती है। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। ये डबल इंजन सरकार का महत्व क्या होता है? अगर इसका महत्व देखना हो, 2 घटनाओं से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक, अयोध्या धाम की धरती से मैं यहां पर आया हूं। अयोध्या का नाम लेते ही यहां पर सभी राम भक्तों के मुंह से जय श्री राम का नारा निकल पड़ा। बहनों और भाइयों, 5 सदी के बाद, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी, देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली। ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी, अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया। अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। ये है डबल इंजन सरकार की ताकत।
डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है? कांग्रेस ने दंश दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीर। तो पंचकुला से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और अब अपनी चर्चा में वापस लौटते हैं। हम सुरेश जी को सुन रहे थे, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अन्य मेहमान भी हमारे साथ में हैं। रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके साथ में इस बार चर्चा की शुरुआत करते हैं। रतनमणि जी, राजनीति हो रही है बेरोजगारी पर या वाकई में समस्या विकट है? अनम्यूट कीजिए सर पहले तो। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है रत्नमणि जी। आपको मिल रही है आवाज? बोलिए आ रही है? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अगर बेरोजगारी पे राजनीति हो रही होती तो हम लोग स्वागत कर रहे होते, लेकिन बेरोजगारी पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई झूठ का गोल्ड मेडल एक बेरोजगार संघ वाले बना दें और वो उनको ये भेंट करना चाहिए, ये गोल्ड मेडल झूठ का भी होना चाहिए। ये अभी मेरे बहन भी कह रही थी और ये आंकड़े भी आप बता रहे हैं 4.4% की कमी आई है, ये आंकड़ा है। और दूसरा बता रहे हैं कि 17,000 लोगों को, वो 17,000 की कोई सूची भी होनी चाहिए, कौन कौन से विभाग में कौन कौन से पदों पर आपने नियुक्तियां की हैं। आप जो लोग पॉलिटेक्निक वगैरह करके कोई इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसको भी आप कोई ठेकेदार लेके जा रहा है, कुछ उसको भी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो वो भी आपके वो बेरोजगारी में आप उसको उपलब्धि में शामिल कर रहे हैं। खैर हमें उससे दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये नहीं कहा जो सरकार का इसी का जो बजट, मैं पहले भी आपके उस पर ये बता चुका हूँ कि 2000 बजट का जो बजट पत्र है, वो बजट पत्र ये कह रहा था कि हमारे जो सरकारी विभाग हैं जो उसमें जो रिक्त पद हैं वो 57,000 रिक्त पद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का बजट पत्र है वो कह रहा है। उन 57,000 में से कितने कम हो गए हैं ये सरकार को बताना चाहिए। ठीक है। वो संख्या तो बढ़ रही है, 65,000 गई है, ये जैसे लोग बता रहे हैं। और मैं दूसरा जो ये तथ्य है, जो इस आंकड़ों के बाद ये पता नहीं कौन से संस्था में तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ कि इसने कोई वो किया है। सरकार ने तो आंकड़े देने बंद कर दिए हैं अब। इसके केंद्र ये डाटा देता था, वो नहीं दे रहा, राज्य वो डाटा नहीं दे रहा। कौन दे रहे हैं ये बता दें, कौन राज्य में बेरोजगारी का आंकड़ा इकट्ठा कर। मैं आपको थोड़ा सा अगर आप समय देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सेवा नियोजन कार्यालयों का आंकड़ा है, ये 2019 में उत्तराखंड में 8,03,887 लोगों पंजीकृत थे बेरोजगारी। और इसी में अब मैंने जो डिटेल उसमें देखा 2020 में कुछ कमी आई उसमें, और बेरोजगारों की तो हुआ वो 7,78,077 की संख्या हुई। और इसी में 2021 में फिर वो आंकड़ा बढ़ जाता है और वो 8,07,722 हो जाती है, बढ़ के। और फिर 2022 में और बढ़ जाती है 8,07,961, ये 8,79,061, ये संख्या फिर बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से 2023 में ये 8,82,508 हो जाते हैं। और ये जिसमें ये कम बता रहे हैं 4.4% की बेरोजगारी कम आई है उस 2024 में, और ये 2024 में तो और बढ़ गई है। ठीक है, यानी आपके हिसाब से जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं इनमें उलटफेर नजर आता है। ये सरकार के आंकड़े हैं, जो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये सरकार के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जहाँ जो सरकार जिसको चला रही है, ये उसके आंकड़े हैं कि 2000 में ये संख्या 2024 में बढ़ के 8,82,508 हो गई है। ठीक है।
ये कह रहे हैं कि हमारी कम हो गई है। और इसी में मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान में हमारे यहाँ जो प्राइवेट इंडस्ट्री आई थी एनडी तिवारी जी के प्रयास से, वो 7,000 बंद हो गई हैं। ये कोई एक इंडस्ट्री आई नहीं है। आपने 2 औद्योगिक समिट कर लिया, आप पूरी दुनिया घूमे आए हैं जहाजों में, और एक आपने वो कर दिया जितना उस पर यहाँ तुमने खाने पे खर्च कर रहा उतना भी निवेश नहीं हुआ उत्तराखंड में। और ये बेरोजगारी, ये छल है, ये अपने आप में। और उनके जो बेरोजगारी है, उनके जो घाव है उनमें नमक छिड़कने वाली बात है। आप कहाँ कर रहे हैं? आपको कोई आंकड़े लेके आना चाहिए कि कहाँ आपने ये कमी की है। और 17,000 भी अगर आपने दी है तो बहुत बहादुरी बात नहीं है, तो आपने देना ही है, आपको करना है। सरकार इसलिए हमने बनाई है, वो कोई किसी और ने तो नहीं बनाई है, हमारी सरकार है, हमने चुना है उसको। तो बेरोजगारी की ये समस्या, अब 13 दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपको एक नुमाइंदा उनको बच्चों से बात करने जाते, उसमें आपको तौहीन महसूस होती है कि हम उनके पास जाएं। अरे बच्चे हैं आपके, बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आप वार्ता करें, वार्ता से कोई और वो कोई सुझाव ऐसा दे दें जो उसका समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन आप मुंह फेर के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, कमलेश जी आपने सुना, राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर सुरेश जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से हो, इनके सवालों का तो जवाब देंगी ना। ठीक है शिषपाल जी, आपके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, आपके सत्ता पक्ष के विपक्ष में वो बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी के लोग थोड़ी ना आपके विपक्षी हैं, तो आम जनता है, तो इनकी बात की तो होनी चाहिए ना कद्र। बिल्कुल गरिमा जी, देखिए मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि जो हमारे छात्र बैठे हैं वो बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है, और इसमें सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है कि जो हमारे बच्चों की जो उम्र का जो सवाल उठ रहा है उसको किस तरीके से हम उनके पक्ष में ला सके, ताकि वो भी अपने जो बेरोजगारी की जो दर है और भी कम हो सके जब ये हमारे बच्चे लगेंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके से अभी मणि जी कह रहे थे और बोल रहे थे कि कौन कौन से विभाग में नौकरियां लगी हैं, जरा हमें बता दें, और हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियों के भी शायद वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो जो 17,000 से ऊपर जो सर्विस लोगों की लगी है, जो बच्चे लगे हैं, वो बिल्कुल ओपन है। आप जाइए और आरटीआई से मांगिए, जो बच्चे जहां जहां लगे आपको पूरा आंकड़ा मिल जाएगा। आप सरकार से मांग सकते हैं, क्योंकि कोई भी फर्जी आंकड़ा कोई भी सरकार इस तरीके से नहीं दे सकती। उसको अपनी बदनामी नहीं चाहिए होगी ना गरिमा जी, अगर गलत आंकड़ा देने का काम जनता के सामने पेश करेगी। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आरटीआई का जमाना है, तो ऐसे में झूठ कैसे बोल सकती है सरकार? वही आंकड़े देगी सरकार जो उन्होंने एक्चुअल में किया होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमारे युवाओं की जो उम्र का इस वक्त जो एक इशू बना हुआ है, इसको वाकई सरकार गंभीरता से ले रही है, और बहुत जल्दी इसका निर्णय भी निकलेगा और हमारे बच्चों के साथ वार्ता भी होगी। पर फिर भी मैं एक बार फिर ये कह रही कि कुछ चंद लोगों की वजह से हमारे जो इतने सैकड़ों बच्चे वहां धरना प्रदर्शन में बैठे, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। आप विरोध प्रदर्शन करें, आप सरकार के सामने अपनी बात को रखें, सरकार पूछेगी, क्योंकि आपने सरकार को बनाया है और सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो आपकी बातों को सुने, उन समस्या समाधान भी करे। नहीं सुन रही है। जी जी सुन रही है, सरकार सुन रही होती तो सुनेगी सरकार, और क्यों नहीं सुनेगी, क्योंकि आपने सरकार को बनाया है, सरकार बिल्कुल खड़ी है। अगर कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी से जरा ये पूछिए कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो लोग हैं वो कितने लंबे समय से आपसे पूछ रहे हैं, आपसे और बिल्कुल 25 कॉल में उनको व्यक्तिगत रूप से कर सकता हूँ। ठीक है सुरेश जी अब सुन लीजिए, क्योंकि जवाब मुझे पता है सत्ता पक्ष के बाद इस बात का नहीं होता है। सुरेश जी, हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि जब पिछली बार हमारे संगठन ने, युवा बेरोजगार संगठन ने जब धरना प्रदर्शन किया था सड़कों पे, किस तरीके का जो तमाशा हुआ था, किस तरीके से सारी चीजें हुई, इसमें हमारे बच्चे किस तरह से परेशान हुए, हॉस्पिटल में भी गए, उनकी तबियत भी खराब हुई, उनको चोटें भी आई। इस तरह की राजनीति करके तमाशा नहीं था, जो हमारे बच्चे, तमाशा का नाम मत दीजिए, ये युवा अपनी मांगों को लेकर आ रहे थे, आपने तमाशा करवाया। चलिए ठीक है, देखिए कमलेश जी आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। शिषपाल जी कुछ कह रहे हैं, एक बार जल्दी से उनको सुनते हैं। शिषपाल जी, हाँ सुरेश जी, उसके बाद मैं आती हूँ, एक बार शिषपाल जी को सुन लूं। कमलेश जी बहुत वक्त से मैं आपको, प्लीज थोड़ा सा वक्त और मेहमानों को भी दीजिए, जल्दी से शिषपाल जी जल्दी से।
देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे बेरोजगारों के प्रदर्शन को तमाशा बताने का काम कर रही है। इससे ज्यादा निकृष्टता क्या हो सकती है बताइए? बेरोजगारों का अब कमलेश जी ऐसे एक साथ नहीं बोलते ना। आपने बोला तभी वो चुप थे। प्लीज अब शांत हो जाइए। अगर आवाज नहीं सुनेगी बेरोजगारों की, कमलेश जी अब शांत हो जाइए। जब सवाल पूछा जाता है तब उस सवाल को आप जनरलाइज जवाब देती हैं और अभी बीच में बोल रही हैं। प्लीज अब शांत हो जाइए। प्लीज उनको सुन लीजिए प्लीज। मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं, उन्हें समय नहीं दिया जा रहा और आप कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे। दूसरी बार जो है हमारे अनशनकारी अस्पताल में भर्ती हुए, उनकी हालत इतनी खराब थी कि हमें तो डर लग रहा था कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर भी सरकार बातचीत नहीं कर रही है, तो सरकार चाहती क्या है भाई? सरकार ठीक है चलिए हो गया। कमलेश जी और शेषपाल जी अभी शांत हो जाइए। सुरेश जी को सुनते हैं। सुरेश जी जल्दी से सर। कमलेश जी और शेषपाल जी प्लीज, शेषपाल जी प्लीज अब शांत हो जाइए। हो गया ना शेषपाल जी प्लीज। अब सुरेश जी को सुन लीजिए, वो भी आए हैं चर्चा में। आप लोग बीच में बोलते हैं। कमलेश जी लगातार बीच में बोल रही मेरे मना करने के बावजूद। मुझे कहा मैं अपनी बारी पे बोला। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन कमलेश जी प्लीज आप भी कम से कम थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए। सुरेश जी प्लीज अपनी बात को शुरू कीजिए। बड़ा दुर्भाग्य है, पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। हाँ। अब उनकी पार्टी की प्रवक्ता जो हम पर राजनीति का आरोप लगा रही हैं। हमारे आंदोलन को कमलेश जी प्लीज, कमलेश जी पहले सुना जाता है उसके बाद में काउंटर करते। मैम बीच में नहीं बोलते। देश की सरकार युवाओं को समय न देने के बाद जब युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता उनको तमाशा बताए। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। प्लीज माफी चाहती हूँ, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। ठीक है कमलेश जी, हाँ जल्दी से बात को पूरा कर लीजिए। और मैम थोड़ा सा फैक्ट पर आकर बात किया करिए। मेरी बात को गरिमा जी देखिए, मेरी बात को बिल्कुल सुरेश भाई ने तोड़ मोड़ के पेश कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि वो तमाशा कर रहे हैं। मैंने ये कहा तोड़ मोड़ के नहीं किया, माफी अगर जो है संवैधानिक अधिकार को तमाशा बताएंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा आपकी बात पे? भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, क्या नीति है बेरोजगारों के प्रति? आपके बयान से जो है साफ हो जाता है। तो कांग्रेस ने बनाया हमारे बच्चों का भविष्य। अरे आप बच्चों का भविष्य देखिए ना, आप बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं अपनी राजनीति के। बच्चों का भविष्य सरकार खराब कर रही है, जो बच्चों के पेपरों को बेचने का काम कर रही है और हमारी सारे के सारे सलाखों के हार है और झूठे रोजगार के, तो कौन बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? ये बेरोजगार जाते पढ़े लिखे और उनके ऊपर जो है भविष्य की जिम्मेदारी है इस प्रदेश की। सरकार उनको रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस से हमें ये सीखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। कांग्रेस से सीखने के लिए कमलेश जी कोई कह भी नहीं रहा है। कांग्रेस या बीजेपी किसी को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दों की बात आती है, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, इन सभी चीजों की, तब भी राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों पर ही हमला करते रह जाते हैं। अरे कुछ मुद्दों पर तो इससे उठकर सोचिए ना। आप सत्ता में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये नहीं सवाल पूछ सकती। क्यों नहीं पूछ सकती? कांग्रेस भी आपके प्रदेश, क्या कांग्रेस के लोग आपके प्रदेश की जनता नहीं है? राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है। बच्चों की राजनीति, ये बच्चे, मैं बार बार कह रही हूँ, ये रोजगार मांगने वाले लोग क्या छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले प्ले ग्रुप के, जो राजनीति में फंस जाएंगे? ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम। ये कहकर आपने विपक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी, इतने से बात नहीं बन जाती। लड़ाई लड़ रहे हैं लोग और परेशान है। बेरोजगारी के आंकड़े कहां पर जा रहे हैं? इन आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं है आपको? देखिए उम्मीद यही है कि आप लोग जो दिलासा दिलाते हैं, जो आश्वासन दिलाते हैं, वो पूरा होगा और आम लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सरकारी विभागों में लगातार युवा भर्ती की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी के चलते वो पलायन करने को भी मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये समस्या उनके जीवन में एक बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार से लगातार वो ये पूछ रहे हैं कि भर्तियां कब निकलेंगी, कब लोगों को रोजगार मिलेगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।